Assalamualaikum viewers, I am Faraz Siddiq and you are watching my YouTube channel Bond Teacher। आज का हमारा टॉपिक है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस बर वक्त मिल सके और आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सके। मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। देखिए, आते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर। इससे पहले हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख चुके हैं और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में। अब देखिए, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब ये जो हमारे पास है ये हमें क्या बताएगा? ये हमें बताएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर टेल्स अस द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखिए ये ऑर्बिटल क्या है। इस ऑर्बिटल के ऊपर चल के हमने डिटेल के अंदर आगे चल के बात करनी है, लेकिन अभी ये ऑर्बिटल क्या है ये इसको हम इसका अंदाज़ा लगाएंगे इनकी शेप से। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह शेल्स में रिवॉल्व करता है। अब ये बात पुरानी हो चुकी है। अब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर इन द ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में होते हैं। वो ऑर्बिटल कैसे होते हैं आइए इसको हम देखते हैं। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू को एल से डिनोट करते हैं और वैल्यू ऑफ एल जो है, वैल्यूज ऑफ एल ये जो है ये 0 से स्टार्ट होके n-1 तक जाती है। ठीक है, अब इसकी क्या मीनिंग है आइए चल के देखते हैं। अगर हम n की वैल्यू और l की वैल्यू की बात करें तो अगर n की वैल्यू 1 होगी तो l की वैल्यू कहां से 0 से स्टार्ट होगी और n से 1 कम रहेगी, यानी 1 से 1 कम, 0 पे खत्म। दोबारा देख लें, n अगर 1 है तो फर्स्ट शेल होगा और l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और n से 1 कम रहेगी, यानी 1 से 1 कम यानी 0 पे खत्म। ठीक है, 0 से स्टार्ट 0 पे खत्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म ना, तो l की वैल्यू यहाँ पे आके 0 रहेगी। ठीक है, अगर हम सेकंड शेल की बात करें तो n की वैल्यू 2 होगी सेकंड शेल। अब l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और n से 1 कम रहेगी, यहाँ पे आके खत्म। अब अगर हम थर्ड शेल की बात करें तो थर्ड शेल के लिए l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी 1 और फिर 2, यानी n से 1 कम। और अगर हम फाइनली बात कर लें फोर्थ शेल की तो अब क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई 1 2 और फिर 3 और यहाँ पे खत्म, यानी l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और इससे 1 कम रहती है, n से 1 कम, n से 1 कम, n से 1 कम, n से 1 कम। ठीक है, अब देखें कि n की वैल्यू अगर 0, l की वैल्यू अगर 0 हो उससे हमारे क्या मुराद होती है? 0 से हमारी मुराद होती है s। ठीक है, l की वैल्यू 0 है तो वो s ऑर्बिटल होगा और s ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। और अगर l की वैल्यू 1 हो तो वो हमारे पास p ऑर्बिटल होता है और p ऑर्बिटल कैसा होता है? डम्बेल होता है। ठीक है, और अगर l की वैल्यू 2 हो जाए तो हमारे पास d ऑर्बिटल होगा और d ऑर्बिटल कैसा होता है? d ऑर्बिटल होता है फ्लावर लाइक। ठीक है, और अगर l की वैल्यू 4 हो जाए तो वो हमारे पास f ऑर्बिटल होगा और f ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि l की क्या वैल्यूज होती हैं और l की वैल्यूज से हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल मालूम होता है। ठीक है, अब शेप ऑफ ऑर्बिटल के बाद अगर हम देखें कि इसके मीनिंग, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल की मीनिंग क्या होती है। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन यू स्फेरिकल वे में मूव करेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिस वे यूं चला, फिर यहाँ आया, फिर यूं चला और इधर आया। ये सेंटर में क्या है? ये न्यूक्लियस है।
ये सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। क्या मतलब वो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, यूं गया फिर यूं आया, फिर यूं गया फिर यूं आया, फिर यूं जाके यूं आया और यूं जाके यूं आया, और सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा। जी, आप लोगों में से देखें एक आवाज ही आ रही है कि सर अगर इलेक्ट्रॉन यूं मूव करेगा, यूं करके मूव किया तो ये न्यूक्लियस आगे, न्यूक्लियस में गिर के चिपक जाए, वहीं फॉल हो जाएगा न्यूक्लियस में। तो ऐसे कैसे मूव करता है इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखें अगर इलेक्ट्रॉन में, मेरी बात आप मान लें कि यूं मूव करेगा तो यहाँ न्यूक्लियस में, फिर यहाँ पे गिर गया। अब देखें क्या है इसका जवाब, क्या है। देखिए इसका जवाब ये है कि नो वन नोज द वे द इलेक्ट्रॉन मूव्स। अब हम ये कहते हैं कि हम ये नहीं जानते कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा। वी ओनली नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। हम सिर्फ ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में कहाँ होगा और उसके पाए जाने के चांसेस कितने हैं, ठीक है। वी डोंट नो द वे द इलेक्ट्रॉन मूव्स। इलेक्ट्रॉन मूव कैसे कर सकता है, कैसे करता है, हम नहीं जानते। वी ओनली नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। हम सिर्फ ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में कहाँ होगा और उसके वहां पाए जाने के चांसेस कितने हैं, ठीक है। जैसे देखें मिसाल के तौर पर कि मुझे नहीं पता कि आप कोई भी नहीं बता सकता कि आप कैसे मूव करके अपने घर से कॉलेज तक आते, ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए कि कॉलेज का टाइम है 7:30, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 7:25 पे आप कॉलेज गेट के नज़दीक होंगे। आपकी प्रोबेबिलिटी वहां पाए जाने की बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई बॉलर बॉल कराता है तो उसकी बॉल ने कौन सी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करना है, ये हम नहीं जानते। लेकिन हम ये बता सकते हैं कि उसकी जो बॉल होगी नियर द स्टंप्स होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द बॉल इज नियर द स्टंप्स। तो बिल्कुल इसी तरह हम ये नहीं जानते कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के कहाँ पाए जाने के चांसेस कितने हैं। अब ये जो डायग्राम्स है ना, ये ऑर्बिटल की जो शेप है, ये हमें क्या बताती है। ये शेप हमें ये बताती है कि जहां पे ये कर्व ब्रॉड हो रहा है, बड़ा हो रहा है, जहां ये कर्व ब्रॉड हो रहा है वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। और जहां ये कर्व नैरो होता है ना, जैसे यहाँ पे ये कर्व नैरो हो रहा है, तो ये वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस कम है, ठीक है। जहां पे कर्व्स ब्रॉडर है वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज्यादा, और जहां ये नैरो होता है वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस कम है। So basically this is the probability, ये चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ मिलेगा, किस तरफ मिलेगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमें जो है वो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल मिलती हैं। देखिए ये जो इनके नाम रखे गए हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, ये बेसिकली जो नेम्स हैं इनके, ये बेसिकली स्पेक्ट्रम से आए हैं। एटम का भी स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। अब ये स्पेक्ट्रम से आए हैं, जैसे एस जो है ना, एस फॉर शार्प है, ये स्पेक्ट्रम की टर्म्स है। एस फॉर शार्प, पी फॉर प्रिंसिपल, और डी फॉर डिफ्यूज्ड, और एफ फॉर फंडामेंटल। ये कुछ स्पेक्ट्रम की टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके ऊपर इनके नाम रखे गए हैं। अब देखें एक जो सवाल आता है जहन में, वो क्या है कि हमारे पास एक बात तो ये कि मैक्सिमम, एक और बात हमें जो पता चलती है वो क्या, देखिए ये बात आप पहले जान चुके हैं, इसका जवाब अब आपको मुझे देना चाहिए कि n अगर 1 हो तो उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 हो तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 हो तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 4 हो तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। अब देखिए n अगर 1 है तो आपको याद होगा कि इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और अगर n की वैल्यू 2 हो तो इसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये कल हमने देखा था लास्ट वीडियो में। इसमें थर्ड शेल में ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन्स और फोर्थ शेल में ज्यादा से ज्यादा 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा अब देखें
अब हम ये जानते हैं कि ये हमने कहां से निकाला था, ये हमने कहां से निकाला था, ये फॉर्मूला था 2n²। अब हम अगर एक मैक्सिमम, ये था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, किसी ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 × 2l + 1। अब ये कैसे काम करता है फॉर्मूला, आइए इसको देखते हैं। अगर l की वैल्यूज के ऊपर हम बात करें, l की वैल्यूज होती हैं 0, 1, 2 और 3, और ऑर्बिटल कौन सा होता है, ये होता है हमारे पास s, और ये p, और इसको d, और इसको f ऑर्बिटल कहते हैं। अब देखें अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, फॉर्मूला क्या है 2 × 2l + 1। अब यहाँ पे 2 रखा और 2 × l की जगह 0 रख दें और 1 रख दें, आंसर आ गया 2। क्या पता चला, s के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और अगर हम यहाँ p ऑर्बिटल की बात करें तो 2 × l की वैल्यू क्या है 1 + 1, आंसर क्या आ गया 6। क्या पता चला कि p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और अगर हम d ऑर्बिटल की बात करें तो ये 2 × 2l + 1, 2 × 2l की वैल्यू रख दी 2 + 1, आंसर आ गया 10। यानी d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और फिर आ गए हम f के अंदर, 2 × 2l + 1 अप्लाई करें, 2 × 2l की वैल्यू है 3 + 1, आंसर आ गया 14। यानी f ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है 2 × 2l + 1, ये हमें ये बताएगा कि किसी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, अब इससे जरा आगे अगर चले ना तो देखें एक और बात हमारे पास है कि the number of shells is also equal to the number of orbitals। क्या मतलब हुआ, number of shells is also equal to the number of orbital। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि जो शेल होगा उसमें उतने ही ऑर्बिटल होंगे। अब फर्स्ट शेल है, इसके अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा जिसको 1s कहेंगे। ठीक है, और सेकंड शेल जो होगा उसके अंदर देखें ये 0 यानी s भी आ रहा है और 1 यानी p भी आ रहा है। इसके अंदर दो सब शेल होंगे, 2 ऑर्बिटल होंगे, 2s और 2p। थर्ड शेल के अंदर देखिए 0, 1 और 2 वैल्यूज हैं, 0 है s के लिए, 1 है p के लिए और 2 है d के लिए। क्या पता चला कि थर्ड शेल में 3s भी होगा, 3p भी होगा और 3d भी होगा। थर्ड शेल के अंदर ये 3 ऑर्बिटल होंगे। इसी तरह देखिए 4 के अंदर 0 भी आ रहा है, 1 है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। 0 का मतलब है s, 1 का मतलब है p, 2 का मतलब है d और 3 का मतलब है f। यानी फोर्थ शेल में s भी होगा, फोर्थ शेल के अंदर p भी होगा, फोर्थ शेल के अंदर d और फोर्थ शेल के अंदर f भी होगा। ठीक है, देखिए दोबारा देखें, जो शेल होगा उसमें इतने ही ऑर्बिटल होंगे। फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल 1s, सेकंड शेल के अंदर दो ऑर्बिटल होंगे 2s और 2p, थर्ड शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होंगे 3s, 3p और 3d, और फोर्थ शेल के अंदर 4 ऑर्बिटल होंगे 4s, 4p, 4d और 4f। इस तरीके से होता है। और ये कैसे निकालें, ये ऐसा निकालें, 0 for s, 1 for p, 2 for d और 3 for f। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कहते हैं कि जो शेल होगा उसके अंदर उतने ही ऑर्बिटल्स पाए जाएंगे। अब देखें, अब फाइनली हमने इस बात के ऊपर आना है कि फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है,
सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, क्या इनकी कोई अरेंजमेंट है या नहीं? थर्ड शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या इनकी कोई अरेंजमेंट है या नहीं? और फोर्थ शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन है, क्या ये किसी तरीके से अरेंज्ड है या नहीं? आइए इसको देखते हैं। देखिए हम अभी तक कहाँ पहुंचे, हम यहाँ पहुंचे कि फर्स्ट शेल के अंदर एक सबशेल, एक ऑर्बिटल होता है 1s। सेकंड शेल के अंदर 2 ऑर्बिटल होते हैं 2s और 2p। थर्ड शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं 3s 3p और 3d। और फोर्थ शेल के अंदर 4 ऑर्बिटल होते हैं 4s 4p 4d और 4f। ठीक है, अब अगर हम यहाँ इस फॉर्मूले पर गौर करें तो s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। और हमने ये देखा कि p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर हमने ये देखा कि D के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो D के अंदर मैक्सिमम कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और हमने ये देखा कि F के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 14। तो F के अंदर हमारे पास कितने आ गए 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब अगर हम इसको देखें तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं फर्स्ट शेल के अंदर, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं 2 आ रहे। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी नेचर ने कैसी अरेंजमेंट की है कि सेकेंड शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैसे अरेंज है 2 जाएंगे s में और 6 जाएंगे p में। अब अगर थर्ड शेल के अंदर आए तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 2 s के अंदर हैं 6 p के अंदर हैं और 10 d के अंदर है। तो टोटल कितने हो गए 18। और देखें हमने यही देखा था कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल के अंदर 18 ही होते हैं। तो थर्ड शेल के अंदर जो 18 इलेक्ट्रॉन है वो कैसे अरेंज होते हैं 2 जाते हैं इसमें 6 जाते हैं p में और 10 जाते हैं d के अंदर। और फोर्थ शेल के अंदर देखो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2 हैं s में 6 हैं p में 10 d के अंदर है 14 f के अंदर है। टोटल कितने हुए 2 और ये 8 18 और ये 32, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको नेचर ने कैसे अरेंज किया है कि इस तरह से नेचर ने 2 6 10 और 14 के सेट्स के अंदर अरेंज किया। इस तरह इलेक्ट्रॉन्स जो है नेचर ने एटम्स के अंदर या ऑर्बिटल्स के अंदर शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अरेंज्ड है। ठीक है, तो आप देखें कितनी बेहतरीन अरेंजमेंट नेचर ने इन इलेक्ट्रॉन्स की हुई है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन को एक जगह ऐसी बेहंगम तरीके से ठूस दिया। So this is the arrangement the nature has made for the electrons in the shell. Shell के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के अंदर इस तरीके से अरेंज्ड है। ठीक है, देखिए ये जो मेरी आज की वीडियो है, मैं हमें तो जाहिर है सब कुछ याद हो चुका है पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन हो सकता है कि आपको फर्स्ट रन के अंदर ये वीडियो समझ में ना आए, इसको दूसरी दफा देखें, फिर भी आपको नहीं लगे तो उसको तीसरी दफा चौथी दफा देखें। बहुत सारी चीजें हमने देखी इसके अंदर बयान की, एक से ज्यादा चीजें हमने आपको बता दी। ये चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएंगी। थोड़ा सा टाइम इस वीडियो को ज्यादा आपको देना पड़ेगा, तो फिर ये इंशाल्लाह ये वीडियो आपके समझ में जरूर आएगी। इन शॉर्ट हमें ये बता रही है कि शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं और ऑर्बिटल्स की शेप क्या होती है और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन इनके अंदर अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, that's all for today. Keep watching my YouTube channel Bond Teacher. आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में हमसे शेयर कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसको रेस्पॉन्ड करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इट्स बेटर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करें। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अस्सलाम वालेकुम।